पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज वीडियो सीरीज की क्लास नंबर 15 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग प्लीज अटेंडेंस यहाँ पर लगाइए। आपका अटेंडेंस ही एकमात्र मोटिवेशन का सोर्स बचा हुआ है, क्योंकि व्यूज लगातार कम हुए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है अगर यहाँ पर 100 प्लस कमेंट आते हैं अटेंडेंस वाले के, एटलीस्ट 100 लोग जो है अटेंटिव तरीके से इसको अटेंड कर रहे हैं। इतिहास का टॉपिक आज का गुप्तकाल है, गुप्तकाल पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी सेक्शन में क्लाइमेट ऑफ इंडिया, थोड़ा सा कंसेप्चुअल ये टॉपिक होता है, और कई लोग जिससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूपीपीएससी हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है, तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राज्य व्यवस्था में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन साइकिल और ओजोन के बारे में। 2 क्वेश्चन ये ओरिजिनल क्वेश्चन हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, और पिछली क्लासेस में से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। डेहबर झील राजस्थान राज्य में स्थित एक मीठे पानी की झील है। गोमती नदी इसमें जल आपूर्ति करती है। उसमें एक सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है, या फिर दोनों सही है, आप कमेंट करके बताइए। अगला सवाल 2 स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन यानी अभिकथन कह रहा है कि जोग जलप्रपात नदी अपहरण के परिणाम स्वरूप बना है, और रीजन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों में नदी अपहरण की घटना कभी नहीं देखने को मिलती है। तो इसमें क्या सही होगा, क्या गलत होगा, कौन किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। ए बी सी डी कौन सा सही है। हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि मौर्यों के पतन के बाद कई सारे राज्यों का उदय हुआ था, जिसमें इंडो ग्रीक्स हैं, फिर पहलव शासक हैं, फिर आपके कई सारे नॉर्थ वेस्टर्न शासक हैं, जिसमें कुषाण रहे हैं, शुंग और कर्ण वंश रहे हैं। उसके बाद गुप्त काल का उदय होता है। कुषाणों के पतन के बाद एग्जैक्टली गुप्त काल का उदय होता है। ठीक है, और राजनीतिक मानचित्र से मौर्यों गायब हो जाने के बाद कई सारे साम्राज्यों का उदय हुआ था, और उसमें गुप्त काल प्रमुख है। लगभग 5 शताब्दियों तक उन पर शासन किया था। 187 बीसी से अगर आप जोड़ें और 300 एडी तक अगर हम बात करें, जब तक गुप्त काल जो है अपने चरम पर नहीं पहुंचा, तो 500 साल करीब शुंग वंश, कर्ण वंश और पहलव वंश, इंडो ग्रीक रूलर्स जो हैं, ठीक है, क्षत्रप शासक कई सारे जो थे, उन्होंने शासन किया।
कुषाण शासकों ने, पर्शियन शासकों ने और उसके बाद सातवाहन शासकों ने, फाइनली गुप्त काल का उदय होता है। और मौर्य साम्राज्य के बाद जो ये फेज जो है 500 सालों का, जहां पर पूरे इंडिया में एकीकरण यानी इंटीग्रेशन नहीं देखने को मिलता है, डिविजिबिलिटी देखने को मिलती है। छोटे छोटे रीजन्स में कहीं पर सातवाहन रूल कर रहे हैं, कहीं पर शुंग, कहीं पर कण्व, ठीक है, कहीं पर जो है पहलव शासक है, कहीं पर शक शासक है, ठीक है। तो इनकी जगह एक पूरा कंसोलिडेटेड एम्पायर फिर फाइनली मौर्यों के बाद किसने बसाया था? लोगों ने। तो मौर्य काल और गुप्त काल काफी इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इन लोगों ने जो सोशियो पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन किया था पूरे इंडिया में। जैसे अगर हम अशोक के बारे में बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें, तो एक पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर अपने साम्राज्य को विस्तार करने की जो उनकी इच्छा थी, वही इच्छा परिलक्षित होती गुप्त काल में भी पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर। अगर हम बात करें कावेरी नदी को छोड़ करके पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर इन लोगों ने कब्जा किया था, खासकर समुद्रगुप्त के समय। 3वीं शताब्दी ईस्वी में दक्कन के कुषाणों के पतन और सातवाहनों के पतन के बाद राजनीतिक विघटन के दौर की शुरुआत हुई थी और उस गैप को फिल किया गुप्त शासकों ने। ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि कुषाण शासक जो है उन्हीं के सामंत यानी कि उन्हीं के अफिडेटरीज ये रहे होंगे गुप्त लोग, और फाइनली जो है अपने को स्वतंत्र घोषित करके सत्ता के चरम पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। कई छोटी शक्तियों और नए शासकों के वंश का उदय हुआ था, उसमें से गुप्त शासक है, मतलब गुप्त वंश है। मौर्यों के पतन के बाद गुप्तों ने उत्तर भारत के राजनीतिक एकीकरण की आवश्यकता को महसूस किया और पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर अपने राज्यों पर मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त युग को दूसरा गौरवशाली युग माना जाता है मौर्य काल के बाद। इतिहासकारों ने गुप्त काल को उत्कर्ष और शास्त्रीय युग या क्लासिकल युग या गोल्डन एज की संज्ञा भी दी है। वैसा क्यों कहा होगा, इसके बारे में अभी हम देखेंगे आगे। जब गोल्डन एज किसी भी पीरियड को कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि चाहूँ और समृद्धि आपको देखने को मिलती है, चाहे वो इकोनॉमिकल फील्ड हो, चाहे सोशल फील्ड हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव के सेंस में हो, चाहे इंटर कॉन्टिनेंटल जो ट्रेड है उसके सेंस में हो, या फिर ओवरऑल जो समृद्धि थी पब्लिक पे जो देखने को मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर देखने को मिलता है, उसको लेकर के गोल्डन एज कहा जाता है किसी भी शासक के शासनकाल। गुप्त इतिहास के स्रोतों और टाइम पीरियड को देख लेते हैं। रफ टाइम पीरियड है 300 एडी से लेकर 550 एडी तक, करीब 230 वर्षों का इनका इतिहास है। अलग अलग शासकों ने शासन किया था। उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ भागों तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और गुप्त राजवंश के शुरुआती दिनों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि फाहियान जो है, जो इसने विजिट किया था इंडिया को, और यीजिंग ने जो विजिट किया था, उनके यात्रा वृत्तांत में गुप्त काल के बारे में हमको जानकारी मिलती है, खासकर प्रारंभिक गुप्त काल के बारे में। श्रीगुप्त ने लगभग 240 से 280 एडी के बीच गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी और अपने छोटे पुत्र घटोत्कच गुप्त को शासक बनाया था, जिसने करीब कह सकते हैं 40 से अधिक साल तक राज किया था छोटे से इस क्षेत्र में। फिर बाद में जब चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे शासक बनते हैं, तब एक गुप्त साम्राज्य पूरी तरीके से एक स्वतंत्र शासन के रूप में आगे बढ़ता है। इनका साम्राज्य विस्तृत भी होता है चंद्रगुप्त प्रथम के काल में। चंद्रगुप्त फर्स्ट के साम्राज्य में आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के कुछ भाग शामिल थे, लेकिन रियल फाउंडर समुद्रगुप्त को मानते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त के काल में क्या हुआ था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा था। इन्होंने एक नीति अपनाई थी कि ज़्यादातर जो छोटे राज्य थे या फिर छोटी रियासतें थी, उनको हराते थे और उनको अपने अधीन कर लेते थे। जैसे अपनी पैरामाउंसी, जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत को एक कॉलोनी के रूप में डेवलप किया था, वैसे ही समुद्रगुप्त क्या करते थे, छोटे राज्यों को अपने अधीन लाते थे और उनको स्वतंत्र शासन करने के लिए छोड़ देते थे, लेकिन अपनी अधीनता के तले। यानी कि सोवरेंटी किसकी रहेगी, वो अपना जो कह सकते हैं शासक किसको मानेंगे, सोवरेन मानेंगे गुप्त शासक समुद्रगुप्त को, लेकिन उनका इंटरनल मैटर में गुप्त साम्राज्य दखल नहीं देगा। तो इस तरीके से कई सारे शासकों को इन्होंने अपने अधीन लाया था। प्रयाग प्रशस्ति से हमको जानकारी मिलती है कि हिमालय से लेकर के फाइनली जो साउथ की नदियां हैं वहां तक इनका शासन फैल गया था, कृष्णा नदी तक, और छोटे छोटे शासकों को इन्होंने अपने अधीन लाया था। गुप्त शासकों में सबसे महान थे उनके शासनकाल गुप्त साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण हुआ था। आमतौर पर यह माना जाता है कि इनके समय में गुप्त साम्राज्य उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा तक, और पश्चिम में अफगानिस्तान के बल्क से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैल गया था। समुद्रगुप्त राजधर्म यानी राजा के कर्तव्यों के प्रति काफी सजग शासक थे और अर्थशास्त्र के नियमों को मानते थे। संभवतः बाद के गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया एक शिलालेख था, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति के रूप में जानते हैं। इसमें समुद्र के मानवीय गुणों की वर्णन किया गया है। कई सारी चीजें इसमें थोड़ी सी कह सकते हैं एग्जैजरेटेड भी लगती हैं कि जितनी विजय बताई गई हैं क्या वाकई में उन्होंने इतने राज्यों को जीता होगा, लेकिन कुछ हद तक बातें सत्य तो रही होगी। चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनको बोलते हैं, समुद्रगुप्त के बाद यहाँ पे शासन करते हैं। एक्चुअली में समुद्रगुप्त ने रामगुप्त को शासक बनाया था,
लेकिन कुछ ऐसा एपिसोड होता है कि रामगुप्त जो है शकों से हार गए थे और उन्होंने एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी की थी जिसके अनुसार रामगुप्त की पत्नी को जो शकों के कैंप में जाना था, एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी उन्होंने साइन कर ली थी। तो रामगुप्त का वध करते हैं इनके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, और जो है गुप्त कुल की रक्षा करते हैं, गुप्त कुल के मान की, ऐसा सोर्सेस में लिखा है। तो अगर क्रोनोलॉजी वाइज आ जाता है तो समुद्रगुप्त के बाद जो शासक का नाम आप लिखेंगे वो लिखेंगे रामगुप्त, और उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड लिखेंगे। इतिहास इतना बड़ा विषय है कि एक ही वंश को पढ़ते पढ़ते 50 क्लासेस निकल सकती हैं, आप जानते हैं। इसी वजह से क्या पढ़ना है, क्या एकदम आपको पिन पॉइंट पता करना है किसी चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में डिटेल चाहिए, इसी वजह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको डिवाइस सीरीज करा रहा है। और पेड रूप में भी हम टोटल लेक्चर्स देते हैं सारे, तो वो एक साथ आपको सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं। चूंकि रिवीजन चल रहा है तो यहाँ पर सारी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के बारे में बात करते हैं। शशांक या शकारी या शकों का शत्रु इसको कहा गया, इसकी उपाधि है। देवराज इसका जो नाम लिखा हुआ है, सांची लेख में इसका प्रिय नाम देवराज लिखा हुआ है, और देवगुप्त लिखा हुआ है चमक इंस्क्रिप्शन में। प्रवर सेन के चमक इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त को देवगुप्त कहा गया है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इन्होंने, और शक विजय के बाद इन्होंने ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, मतलब शकों को हराया था इन्होंने और फिर ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये पूछ सकते हैं कि किस शासकों को हरा करके चंद्रगुप्त की उपाधि धारण की गुप्त शासक ने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी शक विजय के बाद। परम भागवत के बारे में बात करें तो ये चंद्रगुप्त की सर्वाधिक प्रिय उपाधि थी, लेकिन इनका सबसे प्रिय नाम देवराज था। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में इनको क्या कहा गया है, चंद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य संबंधी अभिलेख कौन से हैं? मथुरा स्तंभ लेख, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला अभिलेख है। उदयगिरी अभिलेख, ये गुहा लेख है, इसे कनिंघम ने खोजा था, यानी केव इंस्क्रिप्शन है। फिर सांची लेख जो मध्य प्रदेश में है, सेनापति आम्र कारधव का है, चंद्रगुप्त सेकंड के सेनापति आम्र कारधव का है, और जो कि बौद्ध बन गया था। और मेहरौली लौह स्तंभ लेख जेम्स प्रिंसप ने इस लेख को पब्लिश किया था, दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। गढ़वा इंस्क्रिप्शन गुप्त संवत में चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको निर्गत किया था। इसमें चंद्रगुप्त का नाम तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी उपाधियां परम भागवत, महाराजा अधिराज ये दी गई हैं। आजकल ये भी पूछने लग रहे हैं कौन सा इंस्क्रिप्शन किसको बिलोंग करता है, तो इस वजह से लिस्ट जरूरी है। कुमार गुप्त के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को आगे बढ़ाया था और विजित टेरिटरीज की रक्षा की थी। कुमार गुप्त के अभिलेख देख लेते हैं। बिलसड़ इंस्क्रिप्शन, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। कुमार गुप्त प्रथम का पहला अभिलेख है। ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण द्वारा महासेन यानी कार्तिकेय के मंदिर बनाए जाने का उल्लेख इसमें मिलता है। मान कुंवर इंस्क्रिप्शन, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये बुद्ध की प्रतिमा के नीचे भाग पर इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, तो बुद्ध की प्रतिमा एक मान कुंवर से मिली है। गढ़वा के 2 इंस्क्रिप्शन ये बिलोंग करते हैं कुमार गुप्त को। मंदसौर इंस्क्रिप्शन ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, इसको पीटर पीटरसन ने प्रकाशित किया था। और करमदंडा इंस्क्रिप्शन ये फैजाबाद में उत्तर प्रदेश में। उदयगिरी का इंस्क्रिप्शन ये मध्य प्रदेश में। तुमैन इंस्क्रिप्शन ये ग्वालियर में। तो ये कुमार गुप्त से संबंधित इंस्क्रिप्शन हो गए। उसके अलावा ये सांची इंस्क्रिप्शन, ये भी एक कुमार गुप्त से संबंधित है। मथुरा इंस्क्रिप्शन ये भी कुमार गुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्कंदगुप्त ने गुप्त शासन को बहाल किया था। इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है, कुमार गुप्त के बाद डायरेक्टली स्कंदगुप्त ने शासन नहीं किया। कुमार गुप्त के बाद कुछ ऐसे रूलर्स रहे होंगे जिनको जो है रिवर्सेस का सामना करना पड़ा होगा, यानी कि कुछ वंशों से हार का भी सामना करना पड़ा होगा और कुछ टेरिटरीज इन्होंने खो दी होंगी। उन टेरिटरीज को वापस जीतने का काम करते हैं स्कंदगुप्त। ये सुझाव मिलता है कि उनके पूर्ववर्ती शासकों के अंतिम वर्षों में गुप्त साम्राज्य को पतन का सामना करना पड़ा होगा, खासकर हूणों के विपरीत। हूण आक्रमण जो है किसके काल में हुआ था, तो वैसे तो स्कंदगुप्त ही हम एग्जाम के लिए सही मानेंगे, लेकिन स्कंदगुप्त से पहले के जो शासक थे कुमार गुप्त के बाद वाले, उनके समय में हूण आक्रमण हुआ था भारत में पहली बार। तो हूणों को इन्होंने हराया था स्कंदगुप्त ने। हूणों के खिलाफ जो है इन्होंने जीत दर्ज की थी, हूणों को हराया था। ऐसा हमको डिटेल किसमें मिलती है, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध और उनकी जीत का विवरण मिलता है। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमार गुप्त की माताओं के नाम भी देखने को मिलते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र में है। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन ये गाजीपुर में है उत्तर प्रदेश में। कहोम इंस्क्रिप्शन ये गोरखपुर में है। भद्र नाम के व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर की प्रतिमा बनवाई थी, ये उल्लेख मिलता है किसमें, कहोम इंस्क्रिप्शन में। फिर इंदौर इंस्क्रिप्शन ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि इंदौर तो मध्य प्रदेश में, हम उस इंदौर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बुलंदशहर के पास स्थित इंदौर के बारे में बात कर रहे हैं। सूपिया इंस्क्रिप्शन ये मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है, गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से आगे की दी हुई है। और गढ़वा इंस्क्रिप्शन ये इलाहाबाद में है। स्कंदगुप्त का ये अंतिम अभिलेख कहा जाता है, ठीक है, तो ये है।
हम राजनीति प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। गुप्त काल में राजनीति प्रशासन ज़्यादा जरूरी है। राजनीति प्रशासन के बारे में बात करें तो बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था, चतुराई और दूरदर्शिता से इसको चलाया गया था। खासकर जिन शासकों के हमने बारे में बात की, उन्होंने शासन को अच्छे तरीके से चलाया था और अपने अपने अधीन जो गवर्नर्स इन्होंने नियुक्त किए थे उनको अच्छे तरीके से मैनेज भी किया था। बड़े राज्यों को छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। उनकी देखभाल के लिए प्रशासनिक प्रमुख, गवर्नर या अमात्य वगैरह जो भी लोग नियुक्त करते थे उनको नियुक्त किया गया था। शासकों ने नौकरशाही प्रक्रिया में अनुशासन, पारदर्शिता बनाए रखी थी। आपराधिक कानून बहुत ज्यादा कड़े नहीं थे, मृत्युदंड वगैरह नहीं दिया जाता था। न्यायिक यातना दोषियों को नहीं दी जाती थी गुप्त साम्राज्य में, यानी कि कस्टोडियल टॉर्चर वगैरह का ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। फाहियान ने मथुरा और पाटलिपुत्र शहरों को सुरम्य शहर और पाटलिपुत्र को फूलों का शहर बताया था अपने कह सकते हैं ट्रैवलॉग में। अ, उसके बाद विधि और व्यवस्था सुदृढ़ थी। फाहियान के अनुसार चोरी डकैती की घटनाएं बहुत दुर्लभ थी गुप्त काल में। सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो लोग सादा जीवन जीते थे, वस्तुएं सस्ती थीं, चौतरफा समृद्धि सुनिश्चित की गई थी जिससे जरूरतें आसानी से पूरी हो। लोग सोने और चांदी दोनों के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए थे। अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक सामान्य संकेतक था। हालांकि स्कंदगुप्त के समय तक आते आते सिक्कों में मिलावट देखने को मिलने लगी थी। देश के अंदर और बाहर दोनों जगह व्यापार वाणिज्य फला फूला था गुप्त काल में। रेशम, कपास, मसाले, दवा, अमूल्य रत्न, मोती, कीमती धातु, स्टील का समुद्र के रास्ते निर्यात किया जाता था। अत्यधिक विकसित इस्पात शिल्प ने सभी को विश्वास दिलाया था कि भारतीय लौह में जंग ही नहीं लगती है। खासकर अगर आप मेहरौली वाला डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वैसा कहते हैं कि आज भी उसमें जंग नहीं लगी है। तो दिल्ली के कुतुब मीनार में 7 मीटर 23 फीट ऊंचा लौह स्तंभ जो 402 ईस्वी में बनाया गया था, इस तथ्य का प्रमाण है, जिसमें आज भी जंग नहीं लगी है। मध्य पूर्व के साथ व्यापार संबंधों में सुधार हुआ था। अफ्रीका से हाथी दांत, कछुए के खोल, चीन से सुदूर पूर्व से रेशम और कुछ औषधीय पौधे आयात, मतलब इनका आयात किया जाता था। तो आइवरी का आयात किया जाता था गुप्त काल में। भोजन, अनाज, मसाले, नमक, रत्न और सोने की ईंटें अंतर्देशीय व्यापार की प्राथमिक वस्तुएं थीं। गुप्त शासक बेसिकली वैष्णव थे, मतलब विष्णु की पूजा करते थे और इनका बेसिकली स्टेट धर्म भी था, मतलब राज धर्म था इनका। वैष्णव धर्म खुद भी पर्सनली मानते थे और इन्होंने राज धर्म भी इसको बनाया था। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दूसरे धर्मों के प्रति इन्होंने अत्याचार किया, ऐसा नहीं किया, बल्कि सभी धर्मों को संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अनुयायियों के प्रति सहिष्णु थे और उनको भी दान दिया, मतलब ब्राह्मणों को भी भूदान दिया और बौद्ध भिक्षुओं, जैन धर्म के लोगों को के भी प्रचार प्रसार के लिए काफी यहाँ पे धन दौलत दिया। बौद्ध मठों को शासकों से दान प्राप्त हुआ था। शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रमुख स्थल के रूप में नालंदा इनके संरक्षण में समृद्ध हुआ था। जैन धर्म उत्तरी बंगाल, गोरखपुर, उदयगिरी, गुजरात में फला फूला था। साम्राज्य भर में कई जैन प्रतिष्ठान मौजूद थे और जैन परिषदें नियमित रूप से होती थी। गुप्त काल में साहित्य, विज्ञान, शिक्षा के बारे में बात करें तो संस्कृत एक बार फिर से सर्वोत्कृष्ट भाषा बन गई थी, क्योंकि अभी बीच में देखेंगे आप दूसरी भाषाओं का इसमें प्रयोग किया जाने लगा था, खासकर प्राकृत भाषा और कह सकते हैं अशोक के काल में पाली भाषा, प्राकृत भाषा, इन सब का ज़्यादा बोलबाला था। और मौर्य काल में जो संस्कृत भाषा थी वो एलीट क्लास की भाषा मानी जाती थी। लेकिन गुप्त काल में क्या हुआ था कि संस्कृत का काफ़ी विकास हुआ था और इसका प्रमाण है कालिदास के समय, मतलब कालिदास ने कई सारे जो संस्कृत नाटक लिखे हैं। कवि और नाटककार कालिदास ने अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश, कुमार संभव जैसे महाकाव्यों की रचना की है। प्रसिद्ध कवि स्तुतिकार बांसुरी वादक हरिशरण ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। शूद्रक ने वृक्ष कटिकम लिखी थी। विशाख दत्त ने मुद्र राक्षस लिखी थी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र गुप्त काल में लिखा था। इसके अलावा वर रुचि, बौधायन, ईश्वर कृष्ण भर्तृहरि ने संस्कृत और प्राकृत भाषा में विज्ञान, दर्शन और मतलब दर्शन, विज्ञान, कला, इन सब के बारे में चीजें लिखी हैं। वरामिहिर ने बृहत संहिता लिखी थी गुप्त काल में और खगोल विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में भी योगदान दिया था। प्रतिभाशाली गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा था। इसमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ब्रह्मांड विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी के कई पहलुओं को उसने शामिल किया। शंकु ने भूगोल के बारे में ग्रंथ लिखने में खुद को समर्पित किया था। धन्वंतरी ने की खोजों ने आयुर्वेद की भारतीय औषधि प्रणाली को और अधिक परिष्कृत किया था। अच्छा, ये जो है जब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, तो उनके दरबार में नवरत्न रहते थे। उन नवरत्नों की सूची हम आपको कल प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि क्लास वैसे लंबी हो जाती है हिस्ट्री की हमेशा। डॉक्टर शल्य चिकित्सा पद्धति में कुशल थे और संक्रामक रोगों का टीका लगाया जाता था। ये बड़ा जरूरी फैक्ट है। ऐसे पूछे कि वैक्सीनेशन किस काल में एग्जिस्ट करता था, तो ये चलता था गुप्त काल में। चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महान चिकित्सा तिकड़ी यानी कि चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट ये गुप्त काल में थे। लोगों को संस्कृत साहित्य, वक्तव्य, बौद्धिक वार्ता, चित्रकला, संगीत की बारीकियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। पुराणों को वर्तमान रूप में की अवधि के दौरान लिखा गया, इसी अवधि के दौरान लिखा गया था। महाकाव्य, महाभारत और रामायण को अंतिम रूप दिया गया था गुप्त काल में। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।
जो बौद्ध शैक्षणिक केंद्र बन गया था उत्तर भारत का और बल्कि साउथ एशिया का भी। भारत की जलवायु के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हम डील करते हैं 4 प्रकार के मौसमों से भारत की जलवायु पढ़ते समय। सबसे पहले यहाँ पर विंटर सीजन यानी कि शीत ऋतु, और फिर है समर सीजन जो सबसे ज़्यादा चलता है भारत में, और फिर दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन यानी साउथ वेस्ट मानसून या फिर बरसात का मौसम, और रिट्रीटिंग मानसून यानी वापस लौटते हुए मानसून का मौसम जो शीत ऋतु लाता है कहीं कहीं पर भारत में। भारत में शीत ऋतु के बारे में बात कर लेते हैं पहले, यानी कि विंटर सीजन। शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसको कोल्ड वेदर सीजन भी कह सकते हैं आप। नवंबर मार्च तक चलता है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है, ये सभी को पता है। कुछ बेसिक बातें, सूर्य का स्पष्ट मार्ग भूमध्य रेखा के दक्षिण में होता है। साफ आसमान, सुहाना मौसम, निम्न तापमान, निम्न आर्द्रता, तापमान की उच्च सीमा देखने को मिलती है, यानी कि डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है क्योंकि टेम्परेचर रात में गिरता है। ठंडी और धीमी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन की विशेषता देखने को मिलती है। ठंडी और धीमी उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड देखने को मिलती है, एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तापमान की दैनिक सीमा में अंतर देखने को मिलता है, विशेष रूप से देश के आंतरिक भागों में, यानी कि कॉन्टिनेंटल रीजन्स में, अंदरूनी भाग जैसे हैं, जैसे नॉर्थ वाला रीजन है, गंगा प्लेन वाला रीजन में, यहाँ पर बहुत अधिक यहाँ पर तापांतर देखने को मिलता है। ठंड के समय रात में काफ़ी ठंड होने लगती है गंगा प्लेन वाले रीजन्स में, कोस्टल एरियाज में कम होता है। तापमान देख लेते हैं कहाँ कहाँ कैसा कैसा रहता है। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस की समतापी रेखा कर्क रेखा के लगभग समानांतर चलती है। यहाँ पर बात की जा रही है 20 डिग्री आइसोथर्म की। 20 डिग्री आइसोथर्म में बनता है जनवरी मंथ में भारत में। एक रफ लाइन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लगभग पैरेलल जाती है, पूरा नहीं लगभग पैरेलल इस तरीके से जाती है। ये लाइन है, ये आइसोथर्मल लाइन होती है। आइसोथर्मल लाइन का मतलब है कि जितने भी प्लेसेस इस पूरी लाइन में पड़ेंगे उनका सेम टेम्परेचर होगा। तो आइसोथर्मल लाइन जो बनती है 20 डिग्री की जनवरी मंथ में, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके नॉर्दर्न हिस्से में, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाएगा किसी भी हाल में, जबकि इसके नीचे जो सदर्न पोर्शन है 20 डिग्री आइसोथर्म के दक्षिण में जो हिस्सा है उसमें क्या होगा कि 20 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जा सकता है। तो जनवरी में क्या होता है कि टेम्परेचर नॉर्दर्न इंडिया में 20 डिग्री से कम ही रहता है 20 डिग्री आइसोथर्म के ऊपर नॉर्थ में, जबकि साउथ में 20 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा सकता है। ये है यहाँ पर 20 डिग्री आइसोथर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जाम पूछ चुके हैं कि किसके लगभग पैरेलल चलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ये पैरेलल लगभग चलता है। इस समतापी रेखा के दक्षिण में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो कि साउथ इंडिया में स्पष्ट रूप से कोई जो सर्दी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कई बार जो कोस्टल एरियाज में जो तापमान है केरल तमिलनाडु के कुछ भागों में कोस्टल एरियाज में 30 डिग्री के अराउंड रहता है, तो पता ही नहीं चलता कि सर्दी हो रही है कि नहीं। जैसे आजकल मीम भी हमेशा आपने देखा होगा, जो लोग भी ट्विटर पर एक्टिव है, थोड़ी सी मीम बाजी करते हैं, तो मीम हमेशा किसके ऊपर बनता है, मुंबई वालों पे, कि मुंबई वाले सर्दी जानते तक नहीं है। उत्तर भारत में औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है हमेशा, और सर्दियों का मौसम होता है उत्तर पश्चिम मानसून। भारत में औसत न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तर पश्चिम में औसत न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, और गंगा के मैदानों में औसतन होता है 10 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों के मौसम में अगर बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के आने से उत्तर पश्चिम और उत्तरी भारत में सुहाने मौसम दौर अक्सर टूट जाता है, क्योंकि बारिश होने लगती है। पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है, मेडिटेरेनियन सी के अराउंड ये पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, और ये ट्रैवल करते हुए भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बारिश करते हैं, जैसे राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में तीव्र होते हैं, और जैसे जैसे ये ईस्टर्न साइड आते जाएंगे उनकी तीव्रता जो है कम होती जाती है, मतलब घटती हुई तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हैं, बे ऑफ बंगाल तक जाते हैं, अरुणाचल तक जाते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता ज़्यादा होती है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, पंजाब रीजन में, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, दिल्ली रीजन में, हरियाणा में, और राजस्थान में। ये सिंधु गंगा के मैदानों में हल्की बारिश करते हैं, और हिमालयी बेल्ट में बर्फबारी का कारण बनते हैं। विक्षोभ के गुजरने के बाद व्यापक कोहरा और शीत लहर देखने को मिलती है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री और कम हो जाता है। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है, परिवहन में असुविधा महसूस होती है। किसके कारण? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब सर्दियों में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो सर्दियों में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलते हैं, इनकी सबसे कम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गतिविधि इस सीजन में देखने को मिलती है। शीत ऋतु के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति कम हो जाती है। इसका कारण है समुद्र की सतह का निम्न तापमान और ITCZ का सुदूर दक्षिण में शिफ्ट हो जाना। या ITCZ कैसे शिफ्ट होता है, ये सब साउथ वेस्ट मानसून पढ़ेंगे अगले हम लोग क्लास में, तब आपको बताएंगे विस्तार से विद डिटेल। बे ऑफ बंगाल में जो तूफान सृजित होते हैं तमिलनाडु में आते हैं, भारी वर्षा करते हैं। इनमें से कुछ दक्षिण प्रायद्वीप को पार करते हुए अरब सागर में भी निकल जाते हैं।
कुछ तूफान अरब सागर में उत्पन्न होते हैं और ये उत्तर और पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे तो लिखा है सर्दियों के मौसम में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये वर्षा कर रहे हैं, जो है कहाँ पे, कोस्टल रीजन्स ऑफ तमिलनाडु में। हालांकि हमसे जब एग्जाम में पूछते हैं तो ये कब होता है, ये होता है विड्रावल ऑफ मानसून के समय, यानी कि लौटते हुए मानसून के समय। एग्जाम में मानते हैं कि अक्टूबर की शुरुआत में देखने को मिलता है। अक्टूबर मंथ में विड्रावल ऑफ मानसून यानी लौटते हुए मानसून के समय, जब बिल्कुल ठंड आने वाली होती है उससे पहले ये देखने को मिलता है। तो एग्जाम में क्या मानेंगे, शीत ऋतु का नहीं मानेंगे, विड्रावल ऑफ मानसून के समय मानेंगे कि वर्षा होती है। सर्दियों के मौसम में वर्षा कहाँ कहाँ होती है इसको देख लेते हैं। वापस लौटता हुआ शीत ऋतु का मानसून बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए थोड़ी नमी ग्रहण करता है, जैसे हमने आपको बताया। तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्व केरल में आमतौर पर नवंबर के पहले सप्ताह में वर्षा आपको देखने को मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही विंटर आया वैसे ही वाटर लॉगिंग हो गई इन रीजन्स में। हमेशा समाचार आप सुनेंगे तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक में, दक्षिण पूर्व केरल में, और अक्टूबर और दिसंबर के बीच 75 सेंटीमीटर की सबसे अधिक मौसमी वर्षा होती है। वर्षा का अधिकांश भाग तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट और आंध्र प्रदेश के आसपास के हिस्सों में होता है। इसके बाद वर्षा धीरे धीरे कम होती जाती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में भी वर्षा आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ ऊपर भी। और वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है। वर्षा ऋतु में यह दिशा विपरीत होती है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में ये यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी वर्षा ऋतु के महीनों में वर्षा होती है, मतलब ये शीत ऋतु के महीनों में वर्षा होती है। यहाँ पर शीत ऋतु लिख लीजिएगा, शीत ऋतु। भारत में जो समर सीजन है वो कैसे चलता है इसको देख लेते हैं। मार्च से जून तक चलता है रफली, उसके बाद मानसून का मंथ आ जाता है। हालांकि गर्मी तो हम लोग मानते हैं, जैसे किसी के मुंह से सुनेंगे आपकी गर्मी बढ़ती है मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक, जबकि ऐसा सही नहीं, बीच में साउथ वेस्ट मानसून का सीजन आता है। उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता मुख्य विशेषताएं होती हैं। कभी कभी इसे प्री मानसून अवधि के रूप में भी जाना जाता है, मार्च से जून तक। भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच सूर्य की स्पष्ट स्थिति के कारण विकिरण तेज होता है और देश के दक्षिणी भाग मार्च और अप्रैल में स्पष्ट रूप से गर्म होते हैं, जबकि जून में उत्तर भारत में तापमान बहुत अधिक हो जाता है। मार्च में दक्षिण भागों में सर्वाधिक तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच होता है। अप्रैल में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस का उच्चतम तापमान मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में दर्ज किया जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून मई के अंत की शुरुआत से ठीक पहले मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के आने से जस्ट पहले उच्चतम तापमान दर्ज किया जाता है। तापमान की दैनिक सीमा में बहुत अंतर होता है, 18 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर देखने को मिल सकता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में। समुद्र के मध्यम प्रभाव के कारण तटीय और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में गर्मियों में अधिकतम तापमान तुलनात्मक रूप से कम देखने को मिलता है। तो अगर आपसे एग्जाम में आ जस्ट असर्शन रीजन वाला कि कोस्टल एरियाज में गर्मियों के मौसम में कम तापमान क्यों देखने को मिलता है, तो इसका कारण है समुद्र के मध्यम प्रभाव के कारण, यानी मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द ओशियन के कारण ये देखने को मिलता है कम तापमान नॉर्दर्न रीजन्स की तुलना में। पश्चिमी हवाओं के प्रचलन के कारण पश्चिमी तट पर तापमान पूर्वी तट की तुलना में कम होता है। पश्चिमी हवाओं के कारण भूमि और समुद्र के तापमान में अंतर बहुत अधिक होता है। इस मौसम में भारत के उत्तरी और मध्य भागों में हीट वेव चलती हुई देखने को मिलती है। हीट वेव क्या होती है इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, इसको देख लेते हैं। हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेस एट लीस्ट 30 डिग्री और मोर फॉर प्लेन्स। और सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, हीट वेव्स इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेस एट लीस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड और फॉर मोर फॉर हिली रीजन्स। ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसमें डेफिनेशन को इंटरचेंज कर दिया गया है। हीट वेव उसे कहते हैं जब किसी स्टेशन का मैक्सिमम टेम्परेचर चला जाता है प्लेन रीजन में 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ तो इस वजह से रॉन्ग है, यहाँ पे 40 डिग्री होना चाहिए और हिली रीजन्स के लिए होना चाहिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो इसको हीट वेव बोलते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर डी था, लेकिन सही वाला भी हमने बता दिया। हीट वेव प्लेन रीजन में क्या मानी जाती है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एटलीस्ट होना चाहिए और हिली रीजन में 30 डिग्री एटलीस्ट होना चाहिए। तो हीट वेव यहाँ पर चलती है खासकर उत्तरी और मध्य भाग, भारत के उत्तरी और मध्य भागों में, और अधिकांश हीट वेव राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, समुद्र से दूर जितने भी स्थान है वहाँ पे चलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार में फैलती है। गर्म क्षेत्रों में लंबी भू यात्रा करने वाली मजबूत जो उत्तरी पश्चिमी हवाएं होती हैं, उत्तर पश्चिम भारत में अधिक विचलन कारण पूर्वी बेल्ट मतलब पूर्वी तटीय बेल्ट पर समुद्री पवनों को आगे नहीं बढ़ने देती हैं और ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी कई बार हीट वेव की स्थिति आ जाती है। अप्रैल के अंत में हीट वेव आती है, मई में अधिकतम रहती है, फिर बाद में तो मानसून आ जाता है। हीट वेव दक्षिण पश्चिम मानसून की ऑनसेट से पहले तक रहती है। हीट वेव की सामान्य स्थिति 4 से 5 दिन चलती है। हालांकि 13 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के दक्षिण में प्रायद्वीप पर और समुद्री परिस्थितियों के कारण हीट वेव कम देखने को मिलती है। ये यहाँ पे विंड्स का है कि आपको विंड्स कैसे देखने को मिलती है ऑनसेट ऑफ मानसून से पहले। यहाँ पर आप देखेंगे जो समुद्र से पवनें जा रही हैं
ये जो है डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, तो इस वजह से ओडिशा आंध्र प्रदेश का हिस्सा कूल नहीं रह पाता, क्योंकि यहाँ से जो वेस्टर्लीज चल रही हैं इनको एंटर नहीं करने देती हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे अबाउ 30 डिग्री देखने को मिलता है टेम्परेचर, यहाँ पे 25 से 30 डिग्री के अराउंड, और यहाँ पर 25 डिग्री। ग्रीष्म ऋतु में पवन यानी कि समर सीजन्स में जो विंड्स हैं वो कैसे देखने को मिलती है। शीत ऋतु की तुलना में हवाओं की दिशा और गति में उल्लेखनीय बदलाव होता है। पवनें आमतौर पर हल्की और परिवर्तनशील होती हैं। और जो इसकी जो लोकल विंड्स होती हैं उसी के बारे में एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, जैसे कि लू। लू ईरानी, बलूच और थार रेगिस्तान से उद्दीप्त होती हैं। मई और जून में उत्तर पश्चिम भारत में उच्च तापमान के कारण दबाव में तीव्र वृद्धि होती है और गर्म धूल भरी तेज हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहते हैं। लू आमतौर पर 9 बजे से चलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बढ़ती हुई दोपहर में अधिकतम तीव्रता पर पहुंच जाती है और औसतन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और ये उत्तर प्रदेश रीजन में, बिहार रीजन में भी चलती है। आंधी किसे कहते हैं? संवहन संबंधी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली तेज धूल भरी तेज हवाओं को स्थानीय रूप से आंधी या अंधड़ कहा जाता है। ये धूल और रेत की एक ठोस दीवार की तरह चलती है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होती है। इससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। धूल भरी आंधी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू क्षेत्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ये अल्पकालिक होती है, मतलब 10 से 15 आधे घंटे के लिए आती है। और वर्षा मतलब तूफान आता है, वर्षा भी होती है, तेज वर्षा होती है थोड़े समय के लिए, और तापमान थोड़े समय के लिए नीचे गिर जाता है आंधी से। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले जो तूफान या स्टॉर्म है उनको देख लेते हैं। जेट स्ट्रीम से जुड़ी मजबूत संवहनीय हलचलें देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में झंझावात लाती हैं, यानी कि नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, बिहार ओडिशा वाले रीजन, झारखंड रीजन में स्टॉर्म देखने को मिलती है। छोटा नागपुर पठार पर ये स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी हवाओं द्वारा पूर्व की ओर लाए जाते हैं, यानी कि ये ओरिजिनेट होते हैं छोटा नागपुर में और फिर ये आते हैं कहाँ पर, थोड़ा सा और इधर शिफ्ट होते हैं, बंगाल रीजन में शिफ्ट होते हैं और शिफ्ट होते हैं मतलब बंगाल रीजन में, ओडिशा रीजन में शिफ्ट होते हैं। छोटा नागपुर पठार के पास ये ओरिजिनेट होते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर यहाँ तक जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड के आसपास क्षेत्रों में काफ़ी सारे स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में नॉर्वेस्टर और तूफान पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और असम के आसपास के क्षेत्रों में झंझावात की दिशा मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम की ओर होती है और इसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तो नॉर्वेस्टर कहाँ चलते हैं? झारखंड, ओडिशा, असम और आसपास के क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी बारिश के साथ वृष्टि भी होती है और कभी कभी ओले गिर सकते हैं। गोल्फ की गेंद के आकार के ओले पड़ सकते हैं। झंझावात खड़ी फसलों, पेड़ों, इमारतों, पशुधन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और यहाँ तक कि मानव जीवन को भी कई बार इससे नुकसान होता हुआ देखने को मिलता है। ऐसी न्यूज़ आप सुनते होंगे। और कभी कभी चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयोगी भी सिद्ध होते हैं ये स्टॉर्म। असम में इन तूफानों को बारदोली छीरा कहते हैं। ये कहाँ पे इसका नाम क्या है ये पूछ लेते हैं। जो ये नॉर्वेस्टर्स होते हैं इनको असम में क्या कहा जाता है? बारदोली छीरा। अधिकतम घटना इनकी देखने को मिलती है मध्य मार्च से अप्रैल के बीच, इसलिए इन्हें काल बैसाखी कहते हैं। कहीं कहीं स्थानीय रूप से कहीं काला तूफान कहते हैं, क्योंकि काले बादल छा जाते हैं इसमें। ग्रीष्म ऋतु में संवहनीय तूफान दक्षिण में केरल में जो आता है, जो ये संवहनीय तूफान जो केरल में आता है इसको मैंगो शावर बोलते हैं। कर्नाटक के आसपास के हिस्सों में इसको ब्लॉसम शावर बोलते हैं और तमिलनाडु में विशेष रूप से शाम और रात के समय तूफान आते हैं। तो ये यहाँ पे फैक्चुअल हो गए। ग्रीष्म ऋतु में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। समर सीजन्स में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होते हैं। मार्च के महीने में बंगाल की खाड़ी में जो कुछ चक्रवात बनते हैं, लेकिन ये भारत की मुख्य भूमि को प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब मार्च के महीने में जो ये आते हैं साइक्लोन्स, वो मेनलैंड ऑफ इंडिया को प्रभावित नहीं करते हैं। अप्रैल में इनकी आवृत्ति तेज हो जाती है और मई में उत्पन्न होने वाली चक्रवातों की संख्या अप्रैल में उत्पन्न होने वाली चक्रवातों की संख्या में दुगनी हो सकती है। लगभग 3/4 ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बंगाल की खाड़ी में पैदा होते हैं और बाकी अरब सागर में पैदा होते हैं। अब अगले जो क्लास करेंगे हम लोग उसमें इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आ सकता है स्टेटमेंट असर्शन वाले में कि ज़्यादा साइक्लोन जो है बंगाल की खाड़ी में क्यों उत्पन्न होते हैं, अरब सागर में क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं, और आजकल पिछले वर्षों में से अरब सागर में क्यों उत्पन्न होने लगे, उसका कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज है क्या है। अप्रैल में अधिकांश डिप्रेशन आपको देखने को मिलते हैं, मतलब ये साइक्लोन देखने को मिलते हैं 10 डिग्री नॉर्थ के दक्षिण में उत्पन्न होते हैं, जबकि मई में इस अक्षांश के उत्तर में उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अधिकांश तूफान जो स्टॉर्म है ये पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बाद में उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाते हैं। बांग्लादेश और म्यांमार में अरकान तट पर अटैक करते हैं साइक्लोन। बहुत कम चक्रवात भारतीय तट पर आते हैं, जबकि कुछ समुद्र के ऊपर ही समाप्त हो जाते हैं। भारत के पूर्वी तट, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र, असम के अरकान, मतलब ये म्यांमार के अरकान तट पर मई में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आने की संभावना ज़्यादा होती है। समर सीजन में इनमें से कई काफ़ी गंभीर हो जाते हैं, जानमाल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनके बारे में हम करंट अफेयर में पढ़ते ही रहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें
तो किन किन आर्टिकल्स में इनके बारे में दिया हुआ डिटेल ये जरूरी है। जैसे आर्टिकल नंबर 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसकी अध्यक्षता पीएम करेंगे। ठीक। फिर मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो है 75 में दिया हुआ है। 75 में क्या क्या दिया हुआ है? काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे इनकी सैलरी के बारे में दिया हुआ है, इनके टेन्योर के बारे में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। ठीक है। हम अगर प्राइम मिनिस्टर इनको हटवा भी सकते हैं प्रेसिडेंट को रिकमेंड करके। ठीक है। और अगर लोकसभा कॉन्फिडेंस लूज कर देती है पार्लियामेंट में तो भी हट जाते हैं। तो टेन्योर हो गया, सैलरी हो गया, इन सब के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 75 में इनके सामूहिक दायित्व के बारे में भी दिया है, जिसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। 76 में महान्यायवादी के बारे में दिया हुआ है, अटॉर्नी जनरल के बारे में। 77 में दिया हुआ है भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जुड़ा आर्टिकल है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य, ये भी प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संबंधित है। नेक्स्ट वीडियो हमको पीएम का ही करना है पॉलिटी सेक्शन में। सदनों के बारे में मंत्रियों महान्यायवादी के जो अधिकार होंगे, मतलब सदनों में जो मंत्रियों महान्यायवादी के जो अधिकार होते हैं पार्टिसिपेट करने को लेकर, वो दिया हुआ 88 में। तो कौन कौन से आर्टिकल संबंधित हैं? 74, 75, 77, 78, 88 ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संबंधित हैं, और 74, 75, 77, 88, 78 ये प्राइम मिनिस्टर से संबंधित आर्टिकल्स हैं। ओथ कौन दिलाता है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके मिनिस्टर्स को ओथ दिलाते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, ये प्रेसिडेंट दिलाते हैं। लेकिन किन किन मंत्रियों को ओथ दिलाना है ये कौन डिसाइड करते हैं? पीएम जो है बताते हैं प्रेसिडेंट को, उसके हिसाब से इनको ओथ दिलाई जाती है। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी जो लिखी हुई है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है अनुच्छेद 75 में, वो है क्या? अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। इसमें कई बार आपसे एग्जाम पूछ लेते हैं कि क्या ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो उत्तर होगा नहीं। अगर आपसे कहें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए उत्तरदायी है, तो उत्तर होगा नहीं। सिर्फ क्या उत्तर होगा कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका आशय यह है कि एक टीम के रूप में कार्य करना उनकी चॉइस नहीं होती, उनके लिए अनिवार्य होता है। एक समूह के रूप में अपने कार्य की जिम्मेदारी उनको लेनी होती है। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो परिषद के सभी सदस्यों को इस्तीफा देना ही पड़ता है। ये नहीं देखा जाता कि वो अच्छा काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अगर सरकार गिरती है तो सारे मंत्री अपना पद गवा देते हैं, इंक्लूडिंग राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा के सदस्यों को भी इस्तीफा देना होता है, भले ही मंत्रिपरिषद सिर्फ लोकसभा के लिए उत्तरदायी हो। इसके अतिरिक्त सामूहिक दायित्व का सिद्धांत का अर्थ यह भी होता है कि सभी कैबिनेट मंत्री, साथ ही अन्य मंत्री, राज्य मंत्री और चाहे जो भी मंत्री आप बनाए गए हों, कैबिनेट ने अगर निर्णय ले लिया है तो उससे आपको मतलब उसके प्रति आप उत्तरदायी होंगे। कैबिनेट ने अगर इम्प्लीमेंटेशन का निर्णय ले लिया तो एज अ मंत्री आपको अपना पोर्टफोलियो के तहत जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है उसको निभाना पड़ेगा, भले ही आप कैबिनेट बैठक के दौरान उनसे असहमत रहे हों। लेकिन अगर कैबिनेट ने एज अ होल अगर निर्णय ले लिया तो आपको उसमें निभाना पड़ेगा निर्णय। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक मिनिस्टर की? अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत भी शामिल है। इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दी हुई है। तो व्यक्तिगत दायित्व का आशय यह है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक कोई मंत्री बना रहेगा, तब तक जब तक लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। विश्वास मत तो प्राप्त हो ही, लेकिन अगर ये मान लीजिए कि कोई मिनिस्टर है प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो विश्वास मत प्राप्त हो या ना हो, वो प्रेसिडेंट को उसका मंत्री पद छीनने के लिए या फिर उसको बर्खास्त करने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। राष्ट्रपति को किसी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह पीएम दे सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद और कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं COM यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैबिनेट की। तो इसके में कई कन्फ्यूजन्स होते हैं, इसको समझ लेते हैं एक बार। और कई सारे अंतर आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, जो एग्जाम के लिए जरूरी है वही हम यहाँ पर देख लेते हैं। मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री होते हैं, और कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो इसी वजह से एक छोटा निकाय होता है, कम सदस्यों वाला। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ज्यादा सदस्य होते हैं कैबिनेट की तुलना में, और सैद्धांतिक रूप से सभी शक्तियां प्राप्त होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की शक्ति डिराइव करती है कैबिनेट। कैबिनेट वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है और इसके लिए सरकारी कार्य करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत विवरण संविधान के अनुच्छेद 74-75 में दिया गया है। इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं था। हालांकि जब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में नियम बनाया गया था कि लोकसभा का 15% होगा, 15% ऑफ लोकसभा मेंबरशिप, इतना होगा यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आकार, ये कहा गया था। 15% ऑफ द साइज ऑफ लोकसभा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ये कह सकते हैं नंबर हो सकता है मैक्सिमम। ये सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और कैबिनेट क्या करता है? उत्तरदायित्व की भावना को लागू करने का काम करता है, सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है कैबिनेट।
और ये एक बड़ा निकाय होता है, इसमें 60 से 70 मंत्री हो सकते हैं। जैसे ये जो नई सरकार बनी है मिली जुली सरकार, इसमें 63 मिनिस्टर्स हैं। और एक लघु निकाय होता है कैबिनेट, जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसके अलावा एक किचन कैबिनेट टर्म आपने सुना होगा, ये ऑफिशियल टर्म होता है। किचन कैबिनेट होता है जिसमें केवल 4 से 5 मेंबर और पीएम मिलकर के मेजर निर्णय लेते हैं और कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये होता है किचन कैबिनेट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम पढ़ चुके थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, और जो फैक्ट है वो क्लियर कर लेते हैं। प्रेसिडेंट्स की लिस्ट यहाँ पर देखिए और वाइस प्रेसिडेंट की, इसको साथ ही साथ पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके संबंध में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट भी बने, कौन से प्रेसिडेंट जो है क्या कभी वाइस प्रेसिडेंट रहे पहले। जैसे हम जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे पहले 62 से लेकर 67 तक, और फिर ये प्रेसिडेंट बनते हैं 1967 में, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 1969 में। तो फिर जो ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे वाराहगिरी वेंकटगिरी, ये यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल निभाते हैं। फिर इनकी मृत्यु के बाद वाराहगिरी वेंकटगिरी के बाद जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो उस समय सीजेआई थे, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल निभाते हैं, कि एकमात्र सीजेआई जिन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में कार्यकाल संभाला था। 1969 में एक्टिंग रहे थे और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर वाराहगिरी वेंकटगिरी एक बार फिर से फुल टर्म के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं। वाराहगिरी वेंकटगिरी, जाकिर हुसैन वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट दोनों रहे। बी.डी. जट्टी के बारे में बात करें तो 1974 से 1979 तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे और फिर 77 में ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे थे कुछ समय के लिए, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। नीलम संजीव रेड्डी, एकमात्र अनअपोज्ड प्रेसिडेंट, एकमात्र अनअपोज्ड, यानी इनके खिलाफ कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा और ये एकमात्र अनअपोज्ड प्रेसिडेंट थे अब तक के भारत की हिस्ट्री में। प्रेजेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट जी कौन है, श्री जगदीप धनखड़ हैं, इनके बारे में आप सुनते रहते हैं करंट अफेयर में। और प्रेसिडेंट जी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो अभी तक इतना जानना यहाँ पे काफ़ी है। अगर कोई फैक्ट बच रहा है तो हम इसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑक्सीजन साइकिल हमको पढ़ना है लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर 1 घंटे से ऊपर, फिर आप लोग देखते नहीं है, इस वजह से साइंस सेक्शन यहाँ पर रिज्यूम कर रहे हैं। ऑक्सीजन साइकिल और जो ओजोन का कॉन्सेप्ट है, चूंकि बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 16 में। तो आ चुके हैं साइंस सेक्शन में डे नंबर 15 के अंदर वायरल डिजीज़ेस के ऊपर डिटेल में बात करने के लिए। कल जो हमने लिस्ट आपको दी थी कि कौन कौन सी वायरस से बीमारियां होती हैं, एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि कौन सी नहीं होती या फिर कौन सी होती है। तो इस प्रकार का जो एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो तो वहीं से हो जाएगा, लेकिन हर एक बीमारी की आपको डिटेल पता होनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या फिर जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट है वो। तो वायरल डिजीज़ेस यानी कि विषाणु से संबंधित रोगों की डिटेल यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉमन कोल्ड, जिसे कि जुकाम कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी वायरस से ही होता है। कौन सा वायरस है इसके पीछे, तो राइनो वायरस एक इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी ये कि ये वायरस अटैक कहाँ पे करता है, तो जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अब जो हमारे एयरवेज हैं और उसके ऊपर जो नाक है, तो नाक से लगा के फेफड़े तक कुछ भी आ सकता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो ये इससे प्रभावित होता है। ये इवन छूने से भी फैल सकता है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि जिसको जुकाम है उससे कोई चीज़ शेयर मत करो, ना तो उसका जूठा खाओ, ना पियो, और ना उससे ज़्यादा संपर्क में रहो। इवन हाथ तक ना मिलाओ अगर पॉसिबल हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो उसके पास हैं, जिससे वो पीड़ित है मतलब, तो ये सब आपके पास भी आ सकता है। जैसे छींकना, नाक बहना, जाहिर सी बात है ये बहेगी। कभी कभी सर दर्द, गले में खराबी, खांसी आना और नाक का बंद होना, ये सब चीज़ें तो होती हैं। और कभी कभी फीवर भी हो सकता है, ज़्यादा करके बच्चों में होता है। तो ये तो था जुकाम। इसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेंगू। तो इसका जो वायरस है वो है अर्बो वायरस। अब ये मच्छर का क्या रोल है इसमें, ये पता होना चाहिए। देखिए, जो डेंगू है वो अर्बो वायरस की एंट्री की वजह से होता है। अगर आपके शरीर में अर्बो वायरस घुसा, डेंगू तभी होगा। एडीज इजिप्टी का रोल ये है कि इस अर्बो वायरस को लेकर ये वाला मच्छर घूमता है। ये अर्बो वायरस सिर्फ एडीज इजिप्टी के थ्रू ही आपके शरीर में जा सकता है। तो देखा आपने कितना आसान है इससे बचना, कि एडीज इजिप्टी से दूर रहो, ये वायरस आपके शरीर में कभी जाएगा ही नहीं। तो एक एडीज इजिप्टी मच्छर मान लीजिए ऐसा है जिसके पास अर्बो वायरस नहीं है, और अगर उसने आपको काट लिया तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसके पास अर्बो वायरस है और उसने अपने डंक के थ्रू इसको छोड़ दिया आपके बॉडी में, तो आप बहुत ही अनलकी हो, आपको हो चुका है डेंगू। ये सीन होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये मच्छर काटे तो डेंगू हो ही जाएगा। कौन से अंग पे इस बीमारी का असर होता है, पूरे शरीर के ऊपर। स्पेशली अगर देखा जाए तो प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, और जब ये बुखार आता है तो साथ में बदन में काफ़ी तेज़ी से दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे हड्डी टूट रही हो, इस टाइप का दर्द बुखार के साथ साथ। इस वजह से इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जा सकता है। अगर बात करें कि इसका कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध है इस टाइम कि नहीं, कि भाई डेंगू हुआ ये वाली दवा खा लो तो सही हो जाएगा, तो ऐसी कोई दवा है ही नहीं। जो भी आपके लक्षण है, आपको बुखार है तो बुखार का ट्रीटमेंट होगा, प्लेटलेट डाउन है तो प्लेटलेट चढ़ जाएंगी, यही सब होगा। कोई इसके लिए वैक्सीन या दवा अलग से उपलब्ध नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं।
अगर आपको डेंगू है तो, या फिर उसका उल्टा कि अगर आपके पास ये सारे लक्षण हैं, आपको ये सारी दिक्कतें हैं, तो आप डेंगू का टेस्ट करा ही लीजिए। सबसे पहले तेज़ बुखार, तेज़ सर दर्द के साथ, और चेहरे पे इधर उधर सूजन, क्योंकि जो चेहरे के आसपास जो ग्लैंड होती हैं वो सूज जाती हैं। आँखों के पीछे दर्द, जोड़ों का दर्द, चाहे वो हाथ के हों या पैर के हों, लाल धब्बे पड़ना। उसके अलावा उल्टी जैसा महसूस करना, भूख गायब हो जाना और उल्टी हो जाना। तो इन सारी स्थिति में आपको डेंगू का टेस्ट कराना चाहिए, और उसके बाद जो भी सिम्टम है उसी हिसाब से आपका इलाज होगा। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है चेचक। तो चेचक जो है किस वायरस से होता है? तो वेरियोला वायरस से, पहली इम्पॉर्टेंट चीज़। और ये जो है ना, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस बीमारी है। अगर किसी को है तो आपको भी हो सकता है हो जाए। अगर आपने बचपन में चेचक का टीका नहीं लगवाया तो रिस्क और भी बढ़ जाता है। इसीलिए आइसोलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब दूर रहो, खुश रहो। जिसको भी चेचक हो रखा है उसके नज़दीक मत भटको, क्योंकि पूरी बॉडी इससे प्रभावित हो सकती है। इसलिए कि पूरे शरीर पे लाल रंग के दाने पड़ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े, जो आगे जाके फोड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस बीमारी के नाम पर मत जाना, स्मॉल पॉक्स, ये सिर्फ नाम में ही स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक होती है। हर 10 में से 3 बंदा तो मर जाता है, और बाकी के जो 7 बच गए उनके ऊपर लाइफ टाइम स्कैर पड़ जाता है। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे निशान पड़ ही जाएंगे हमेशा के लिए शरीर में, जिससे ये साफ़ होगा कि इसको चेचक हुआ था कभी। तो इंसान जीवन में कभी भूल नहीं सकता जिसको ये हुआ हो, अगर वो बच गया है तो। और यही चीज़ कोरोना के ऊपर भी लागू होती है। तो इस वाली बीमारी के लिए ये कहावत बिल्कुल ही सही है, छोटा तीर लेकिन घाव करे गंभीर। तो सिर्फ नाम में ही स्मॉल है, ये चीज़ ध्यान रखना। डेथ रेट 30% के आसपास होती थी इसकी, इससे पहले एडवर्ड जेनर ने जब तक ये वैक्सीन नहीं बना दी। तो चेचक के टीके की खोज किसने करी? एडवर्ड जेनर ने। जब से ये वैक्सीन आई है तब से तो काफ़ी राहत है। तो स्मॉल पॉक्स के बारे में आपको ये क्लियर हो गया, इसे कहते हैं चेचक। बाकी एक चिकन पॉक्स भी होता है जिसे कहते हैं छोटी माता। चिकन छोटा होता है तो छोटी माता मतलब चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स मत समझ लेना। तो अगर कंपेयर करें चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स को, तो स्मॉल पॉक्स सिर्फ नाम में ही स्मॉल है। उसी तरीके से चिकन पॉक्स में चिकन है, यानी कि मुर्गा। तो मुर्गा ऐसा होता है जिसे ज़्यादातर लोग पका के खा जाते हैं, सब लोग नहीं। तो जिसे लोग पका के खा जाते हैं उसकी कितनी ही बिसात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। तो वेलकम की एक मीम की याद आ गई कि भाई मैं सिर्फ देखने में ही खतरनाक हूँ, तो ये मीम इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है चिकन पॉक्स के। वेरिसेला वायरस की वजह से ये होता है, हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जिसको भी हुआ है उससे आप दूर रहिए। और वैक्सीन है इसकी वेरिसेला वैक्सीन, तो जिस नाम से ये बीमारी है उसी नाम की ये वैक्सीन है। अगर आप बात करें चिकन पॉक्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये भी पूरी बॉडी ही, क्योंकि इसमें भी स्मॉल पॉक्स की तरीके दाने पड़ते हैं, लेकिन ऊपर ऐसे दाने जो कि बड़े बड़े थे, यहाँ पे ऐसे दाने जो कि एकदम छोटे छोटे से होते हैं, लाल लाल से। स्मॉल पॉक्स में दाने फोड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता। इसी वजह से स्मॉल पॉक्स ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। जहाँ स्मॉल पॉक्स में बहुत ही तेज़ बुखार आता है, वहीं चिकन पॉक्स में नॉर्मल सा मॉडरेट सा बुखार आता है, और इसका इलाज आसानी से हो भी जाता है आजकल, क्योंकि सिम्टोमेटिक रिलीफ अगर आपने ले ली, डॉक्टर को टाइम पे दिखा लिया, तो 7 से 10 दिन में सही हो जाओगे, और कोई ऐसा लाइफ टाइम स्कैर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब आते हैं अगली इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है पोलियो। जी हाँ, वही पोलियो जिसके लिए आप 2 बूंद ज़िंदगी के पिए होगे कभी ना कभी। 90s किड्स जितने भी हैं वो सब ज़रूर बताना कि पी है कि नहीं। तो किस वायरस से होता है? पोलियो मिलिटिसिस, पोलियो माइलिटिस ये बोलते हैं इसे। तो जो नाम है वही बीमारी है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस वायरस की वजह से होती है वही उस बीमारी का नाम पड़ जाता है। तो पोलियो उसी बीमारी में से एक है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और वो क्यों होता है अभी आगे आप समझोगे। देखिए, होता ये है कि जब इन्फेक्टेड फूड और वाटर, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी को पोलियो हो रखा है और उसका जूठा खाना आपने खा लिया या फिर पानी पी लिया, तो ये वायरस आपके शरीर में एंट्री करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि ये वायरस हवा में उड़ रहा है, ये भोजन और पानी के माध्यम से आपके शरीर में जाता है। और अगर आपने 2 बूंद ज़िंदगी की नहीं पी और ये शरीर में चला गया, तो क्या क्या चीज़ें होंगी? सबसे पहले ये घुसेगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन के टिश्यू को डैमेज करना शुरू करेगा, और स्पाइनल कॉर्ड तक भी बात पहुंच जाएगी। और जैसे ही ऐसा होगा तो तुरंत लकवा हो जाएगा। और लकवा में तो आप जानते ही हो कि एक हाथ एक पैर खराब हो सकता है, या फिर एक पैर खराब हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। आपकी स्पीच चली जाती है, आवाज़ चली जा सकती है, ये सब चीज़ें। अगर इसकी वैक्सीन की बात करें तो जोनास सॉक साल्क
इसने इसकी डिस्कवरी की थी वैक्सीन की 1952 में। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि आपने जो 2 बूंद ज़िंदगी की पी थी उसके आविष्कारक जोनास जी हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने पोलियो के इंजेक्शन की डिस्कवरी की थी, मतलब इन्वेंशन। अगर आप 2 बूंद ज़िंदगी की जो आपने पी है उसकी बात करो तो इसकी खोज किसने की थी? अल्बर्ट साबिन ने। इसका नाम याद रखिएगा। तो जोनास सॉक और अल्बर्ट साबिन, इनकी योगदान में आपको फ़र्क पता होना चाहिए विद रेफरेंस टू पोलियो। अगर आप इंडिया में पोलियो की स्थिति की बात करें तो 27 मार्च 2014 को WHO ने इंडिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। और अभी बीच में ऐसी खबरें यहाँ रखी हैं कि पोलियो अपना नेचर चेंज कर ले रहा है। जिस तरीके से सभी वायरस के अलग अलग वेरिएंट होते हैं तो पोलियो का भी नया वेरिएंट आया है, ऐसी खबर आई है। लेकिन WHO ने ये साफ कर दिया है कि इंडिया पोलियो मुक्त अभी भी है। और इस बारे में जो भी अगली अपडेट आएगी उस बारे में हम डेली करंट अफेयर में अपडेट करेंगे ही। तो SCS से जुड़े रहने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो कुछ भी आप कंसेप्ट क्लियर करते हो इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आ गई है तो हम दे देते हैं तुरंत अपने डेली करंट अफेयर में। अगले वायरस की ओर मूव करेंगे जो कि है एड्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किस वायरस से ये होता है? तो HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका पूरा नाम है। HIV का कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है? तो हमारा इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम में भी क्या? तो WBC, वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल में भी कौन सी? तो स्पेसिफिक बात करें तो T सेल्स। T सेल्स का मतलब अक्षय कुमार। क्या बोला आपने? यानी कि राउडी राठौर। तो राउडी राठौर का फाइट सीन आपको याद होगा अक्षय कुमार और कई सारे गुंडों के बीच में। तो कई सारे गुंडे हो गए वायरस और अक्षय कुमार साहब हो गए T सेल। तो T सेल यही करता है, जैसे ही वो वायरस या बैक्टीरिया को देखता है उनसे लड़ना शुरू करता है। तो इसी T सेल को ख़त्म कर देता है हमारा ये एड्स, अगर शरीर में घुस गया तो। कैसे घुसेगा इस बारे में आगे बात करेंगे। इसीलिए इससे बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें डॉक्टर ध्यान रखते हैं वो तो अपनी जगह सही है, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो अभी हम आगे बताएंगे, ध्यान से समझ लेना। तो भाई जब T सेल्स ही नहीं रहेंगी तो धड़ल्ले से कोई भी वायरस बैक्टीरिया आराम से घुसेगा बॉडी में, और इवन एक छोटा सा बुखार भी आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। और ऐसा देखा गया है कि जिनको HIV होता है उनको TB होती है सबसे पहले। ठीक, तो TB के जितने भी मामले आते हैं ज़्यादा करके सब में HIV देखने के लिए मिलता है। अब डायग्नोसिस टेस्ट की कैसे आपको पता चलेगा कि आपको एड्स है? तो अलीशा के पास जाना पड़ेगा। कुछ अलग मत समझ लेना इसको। अलीशा यानी याद रखने की ट्रिक। एक्चुअली इस टेस्ट का नाम है एलिसा, ELISA, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेसे। ये टेस्ट कराने के बाद आपको पता चल सकता है कि एड्स कन्फर्म है कि नहीं। कैसे ये वायरस आपके शरीर में घुसेगा? तो हवा से तो घुसेगा नहीं, बस इसी चीज़ की तो गनीमत है। तो फिर कैसे घुसेगा? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। जब एक बंदा A एक बंदा B, इनमें से एक अगर दूसरे को खून दे रहा होता है तो इस प्रोसेस को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न यानी रक्तादान कहते हैं। खून देना मतलब, तो खून देने के टाइम पे जो सुई यूज़ हुई है अगर ऐसे बंदे को लग के आई है जिसको एड्स रहा हो पहले, तो आपको भी एड्स डेफिनेटली होगा। तो सबसे पहले तो यही चेक किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम की जो भी सुई है वो फ्रेश होनी चाहिए। वो ऐसे बंदे से नहीं आनी चाहिए जिसको हेपेटाइटिस B हो या तो एड्स हो, क्योंकि अगर ऐसी सुई स्वस्थ आदमी के लग गई तो बेचारा जीवन भर भोगेगा वो। उसको भी डेफिनेटली जो भी चीज़ थी या तो HIV या तो हेपेटाइटिस B उसके शरीर में घुस जाएगा और उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। एड्स के लक्षण क्या होते हैं? तो शुरुआत में तो भूख गायब होगी, इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी। एक जुकाम जो कि 7 से 10 दिन में सही हो जाता था अब वो नहीं सही होगा। यानी कि T सेल्स ही जब नहीं है तो जुकाम को सही कौन करेगा ये बताइए। तो ऐसी हालत हो जाएगी आपकी। HIV वायरस से शरीर में क्या चीज़ें होती हैं? तो होता ये है कि ये है अक्षय कुमार, राउडी राठौर, T लिम्फोसाइट। इसका काम ये है कि जो भी बैक्टीरिया या वायरस को देखेगा तो उससे लड़ेगा। लेकिन HIV वायरस आपके शरीर को अटैक नहीं करता, इसको अटैक करता है T सेल्स पे। और कैसे अटैक करता है? देखिए HIV वायरस में होता है वैसे तो RNA और प्रोटीन, लेकिन जब भी इसको लिविंग सेल मिल जाएगी ना, ये सीधे सीधे डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो इसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि T सेल को खा जाएगा और T सेल ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से HIV हमारे शरीर में काम करता है। तो सारे फैक्ट इससे रिलेटेड क्लियर हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं वो MCQ के थ्रू बता देंगे, सिंपल। अब आते हैं 14 इंजेक्शन वाली बीमारी के ऊपर। 90s किड्स सावधान। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेबीज़ के बारे में, जो कि कुत्ते काटने की वजह से होती है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से हो ये ज़रूरी नहीं है। इसे बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। इसका वायरस होता है लिसा वायरस या राब्डो वायरस, जो भी आप इसको बोलना चाहें, किसी भी नाम से एग्जाम में सवाल बन सकता है।
आपके नर्वस सिस्टम पर ये प्रभाव डालेगा। शुरुआत में लक्षण कैसे होंगे? हाई फीवर, उल्टी, सर दर्द, ये तो नॉर्मल सी बीमारियां हैं। लेकिन अगर आपको कुछ टाइम बाद पानी से डर लगने लगे, आप पागल हो जाएं, आपकी जीभ बाहर निकल जाए, तो समझ लो कि आपको कुत्ते ने काटा था और आपने इंजेक्शन नहीं लगवाए, और लॉन्ग टर्म में पैरालिसिस यानी लकवा हो जाएगा, जो कि पोलियो में भी होता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अगर आपको कुत्ते, बंदर, बिल्ली ने काट लिया हो या फिर इवन कस के चाट लिया हो, तो आप तुरंत जाके जितने भी वैक्सीन इस समय लगवानी ज़रूरी है वो लगवा लो। 14 का हालांकि ज़माना जा चुका है। अब इसकी वैक्सीन की बात करें तो किसने डिस्कवरी की थी इसकी, मतलब बनाया था, तो लुईस पास्चर ने। और हाइड्रोफोबिया नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि पानी से डर लगता है आपको इस बीमारी में। अब अगली चीज़ पे आते हैं, मम्प्स, गल्स हुआ। तो गल्स हुआ यानी कि गाल फूल जाएगा आपका। और वो क्यों होगा? क्योंकि आपकी जो लार ग्रंथि है, जिससे कि मुंह में लार रिलीज़ होता है, जो कि कान के ठीक नीचे पाई जाती है, जिसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ये सूज जाती है कस के। और अगर ऐसा हुआ है तो आपका गाल हो जाएगा सूज, मतलब फूल जाएगा वो, और तुरंत समझ जाना कि मम्प्स हो गया है, जो कि मम्प्स वायरस की वजह से ही होता है। इसके बाद इबोला की बात करते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इबोला का नाम किसके ऊपर पड़ा है? तो एक नदी के ऊपर पड़ा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और उस नदी का नाम भी इबोला ही था। जाहिर है कि नदी के नाम पे पड़ा है तो नदी इबोला नदी रही होगी। अफ्रीका में जो रिवर कॉन्गो है उसकी ये ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी। इबोला वायरस की वजह से ये होता है। एड्स की तरीके इसका भी प्रभाव हमारे इम्यून सिस्टम पे होता है। और नॉर्मली अगर आप देखें तो शुरू में उल्टी, दस्त, सरदर्द, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपकी त्वचा गलने लग जाए, इवन बाद में हाथ पैर भी गलने लग जाएं, तब ये तुरंत कन्फर्म हो जाएगा कि इबोला के शिकार आप हो चुके हैं। इसका तरीका ये होता है, इससे बचने का मतलब कि दूर रहो, खुश रहो। जिसको भी हुआ है उससे कंप्लीट आइसोलेशन में चले जाओ। और एक्सट्रीम सिचुएशन में यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगली चीज़ के ऊपर बात करेंगे, जो कि एक खसरा, ये होता है मॉर्बिली वायरस की वजह से पूरे शरीर पर इस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शरीर में लाल दाने पड़ जाते हैं। सेम वही जो कि चेचक में तो एक्सट्रीम केस बन जाता है, या फिर छोटी मात्रा में होता है चिकन पॉक्स में। इन्फ्लुएंजा के ऊपर बात करेंगे, इसे कॉमन कोल्ड से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि दोनों में लक्षण ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जुकाम में बुखार का आना जरूरी नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंजा में आ जाएगा पक्का। 3 तरीके के वायरस होते हैं इन्फ्लुएंजा के, ए, बी और सी। इनकी वजह से होता है, पूरे शरीर में इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जॉइंट पेन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद स्पेशल केस लेते हैं मेनिंजाइटिस। अगर वायरस के बारे में बात करें तो ये वायरस से भी होता है और बैक्टीरिया से भी। किस वायरस से होगा? तो एंटीरियो वायरस एक ग्रुप होता है वायरस का, उससे। और बैक्टीरिया की बात करें तो नीसेरिया मेनिंजाइटिस, इस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। तो ये स्पेशल केस हुआ कि नहीं? बिल्कुल। ब्रेन पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास के जो टिश्यू है ना, वो डैमेज हो जाते हैं। और लक्षण में क्या देखने को मिलता है? शुरुआत में हाई फीवर आएगा, इसके बाद आपको बेहोशी छाने लगेगी। फिर आते हैं हेपेटाइटिस बी के ऊपर। तो जी हाँ, ये वही हेपेटाइटिस बी है जिसकी जांच की जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले या फिर इंजेक्शन लगाने से पहले। तो ये हेपेटाइटिस बी की वजह से होता है, जाहिर सी बात है, जो कि एक डीएनए वायरस है। क्योंकि नॉर्मल वायरस आरएनए होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं उसमें डीएनए भी होता है। जैसे कि अभी एड्स की बात करी, जो सेल को पकड़ते ही डीएनए बन जाएगा, और वैसे ही हेपेटाइटिस बी भी। लीवर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डैमेज वही होगा लॉन्ग टर्म में। तो शुरुआत में आपको नॉर्मल सा पीलिया होगा, जिसमें शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, आँख पीली हो जाती है, शरीर पीला हो जाता है, भूख आपकी गायब हो जाती है, कमज़ोरी आती है। तो शुरुआत में तो पीलिया होगा, लेकिन वो धीरे धीरे लीवर डैमेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और लीवर हो सकता है परमानेंट डैमेज भी हो जाए अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। हालांकि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है भी नहीं, केवल एंटीवायरल दवा हैं जिनकी वजह से ये कंट्रोल हो सकता है, और हो सकता है जीवन भर थोड़ी थोड़ी एंटीवायरल लेनी भी पड़े। अच्छा, ये वायरस आपके शरीर में जाएगा कैसे? तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू। कि मान लीजिए जिससे आपने ब्लड लिया उसको क्या था? हेपेटाइटिस बी, तो डेफिनेटली आपको भी होगा। या फिर आपने कोई इंजेक्शन लगवाया आपने किसी भी कारण से, और वो सुई हेपेटाइटिस बी के मरीज के शरीर में हो के गुजरी थी, वही आपने भी ले ली, तो डेफिनेटली होगा। या फिर उस अभागी बच्चे को भी हो जाएगा जिसकी मम्मी को हेपेटाइटिस बी था, तो उसके पैदा होते ही उसको भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं इसके बारे में खतरनाक टाइप की। अब जो हेपेटाइटिस सी है, ज़्यादा अलग नहीं है इससे, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है ये ज़्यादा खतरनाक होता है, और इवन इससे मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन सी के साथ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि 3-4 महीने अगर आपने लग के दवा कर ली हेपेटाइटिस सी की, तो 90% चांसेस हैं कि आप सही भी हो जाएंगे। लेकिन इस टाइप की दवा हेपेटाइटिस बी में काम नहीं करती, और हो सकता है जीवन भर एंटीवायरल थोड़ी थोड़ी लेनी भी पड़ जाए।
हाँ, एक चीज़ है हेपेटाइटिस बी के बारे में पॉजिटिव कि बचपन में इसकी प्रिवेंटिव वैक्सीन भी लगती है, और अगर आपने लगवाई है तो आप रिस्क से तो बाहर हो जाते हो। हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है, जबकि हेपेटाइटिस सी एक आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी जो है ये ज़रूरी नहीं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो जाए या फिर कैजुअल सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से हो जाए, मतलब जॉनी भैया के फ़ैन को। तो ये जो इनके फ़ैन हैं ये हेपेटाइटिस सी के रिस्क में आते हैं, बी के नहीं। तो इससे क्या साबित हुआ कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से बी नहीं होता, लेकिन सी हो सकता है हो जाए। तो ये डिफरेंस है। इसके बाद एक टॉपिक हमारा छूट गया था बैक्टीरियल डिजीज़ में, ट्रैकोमा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आँख को ये प्रभावित करता है और आँख में दर्द और आँख जो कंजक्टिवाइटिस में लाल हो जाती है ना, वैसे हो जाती हैं। किस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है? कॉलमिडिया ट्रैकोमैटिस, इस वजह से ये होता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने। तो कौन सी जेनेटिक डिजीज़ नहीं है? तो ये तो टॉपिक हमने कवर नहीं किया, तो क्यों पूछा? ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन में बता चुके हैं, तो ये जेनेटिक कैसे हो सकती है? ये हटा दीजिए, यही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो प्रोटोजोआ पे अभी हम आए कहाँ हैं, लेकिन फिर भी जितना जानते हैं उसमें से बात करिए। तो पीलिया अभी हमने देखा, वायरस की वजह से होता है। कॉलेरा ये बैक्टीरिया में हम पहले ही देख चुके हैं, तो बच गया ये, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला है कि स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल। और जो भी मरीज है उसको एक सेपरेट बेड दे देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस बीमारी है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और साथ में जो रीज़न है वो असर्शन पे ही आधारित है। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि पेशेंट को सेपरेट बेड क्यों दे देना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका स्मॉल पॉक्स है ये वायरस की वजह से ट्रांसमिट होता है और बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है। जितनी भी वायरस की बीमारी होती हैं वो इन्फेक्शियस होती हैं ज़्यादा करके। अलीशा के पास आप कब जाते हैं एड्स की पहचान कराने? एलिसा टेस्ट एड्स के लिए। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड, एबनॉर्मल नहीं, एंटिसिपेटेड नहीं, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये उसके बाद है कि एड्स वायरस में क्या होता है। तो डीएनए को टिक मत कराना। देखिए, एड्स वायरस अगर शरीर के बाहर है तो उसमें सिर्फ आरएनए और प्रोटीन होगा, लेकिन जैसे ही उसको एक लिविंग सेल मिल जाएगी उसका आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। सी। इसके बाद है कि एड्स वायरस का कौन सा वेरिएंट इंडिया में चलता है? तो HIV-1C। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए इसका एमसीक्यू पूछा भी है हमने। एड्स क्यों होता है? तो वायरस की वजह से। उसके बाद है कि लीवर की बीमारी हेपेटाइटिस बी किस वजह से होती है? तो डीएनए वायरस की वजह से। अगर यहीं सी पूछा होता तो आरएनए वायरस होता। कॉमन कोल्ड के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो राइनो वायरस, वीडियो के शुरू में बताया। इसके बाद है सॉक, मतलब साल्क की बनी जो वैक्सीन है किस काम में आती है? तो जोनास साक ने किसका टीका डिस्कवर किया था? तो जाहिर सी बात है पोलियो का। वैक्सीन थी इंजेक्शन वाली, पोलियो वैक्सीन, तो जोनास साल्क। पोलियो क्यों होता है? वायरस की वजह से। तो अगर आपने तैयारी इस तरीके से की है, एकदम इंटरेस्टिंग बना के चीज़ों को, तो आप वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पोलियो शरीर में एंट्री कैसे मारता है? दूषित भोजन और जल से, अभी हमने देखा। हाइड्रोफोबिया वायरस की वजह से, वही 14 इंजेक्शन वाली बीमारी। डेंगू के टाइम पे ना किस में कमी आती है? तो प्लेटलेट में। मस्तिष्क तथा मेरू रज्जु, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो परत होती है मेम्ब्रेन, उसको सूज जाने पे क्या कहा जाता है इस बीमारी को? तो मेनिंजाइटिस। अब ये बताइए, अभी यूपी पीसीएस ने 1 साल पहले ही पूछा था क्वेश्चन, डेंगू मच्छर के काटने, मतलब डेंगू फीवर जो है किस मच्छर के काटने की वजह से होता है? तो एडीज इजिप्टी बी। तो मिलते हैं डे 16 में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक जो भी हमने कमेंट में पूछा है तुरंत बताइए।